अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये आपके सामने इंग्लिश कंपलसरी थर्ड सेट सेकंड ईयर का मॉडल पेपर जो है ये बोर्ड की तरफ से जो जारी करदा है उसको हम डिस्कस करेंगे। और पर्पज़ यही है जी कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, और मैं कोशिश करूँगा कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिर्फ उसके आंसर्स नहीं बल्कि लॉजिक, क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज़ तो रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन लॉजिक यही है जो इसमें मतलब इसके जो एमसीक्यूज़ हैं तो उसके बिहाइंड जो लॉजिक होगा उसको मैं डिस्कस करूँगा, ताकि उसकी बेसिस पे आपको कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकें। लेट्स स्टार्ट। पहला एमसीक्यू है जी, फिल द रेलेवेंट बबल फॉर ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। पहला एमसीक्यू है जी, इफ़ अ टेक्स्ट कंटेन्स द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एग्जैजरेशन और रिडिक्यूल टू एक्सपोज and criticize people's stupidity or vices, it can be referred to as an example of A. Fiction, B. Comic, C. Tragedy, D. Satire। अब इसके लिए आपको इन तमाम टर्म्स को समझना लाजमी है। फ़िक्शन क्या होती है? फ़िक्शन एक डेवलप्ड स्टोरी होती है। कॉमिक और जो ट्रेजेडी और सेटायर हैं ये भी काइंड ऑफ लिटरेचर हैं। तो इसमें कॉमिक मतलब ह्यूमरस, ट्रेजेडी समथिंग विच शोज सम ट्रेजेडी, एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ ऐसा तस्करा हो कि एंड पे उसके ट्रेजिक एंड हो, और कोई इतना इनवाइटिंग या बहुत ज़बरदस्त एंड ना हो, बल्कि उसमें जो हीरोज़ हैं या मेन करेक्टर्स हैं उनकी परेशानियां जो हैं और उनका जो डाउनफॉल है वो उसमें आ रहा हो। और सटायर कहते हैं जी कि तंज करना, एक ऐसा तंज जिसमें लोगों को रिडिक्यूल किया जाए लेकिन पर्पस उसकी बेटरमेंट हो, और ये आयरनिकल भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सटायर है। नंबर 2 है जी, गुलरुख ऑलवेज डज हर जॉब इन टाइम। द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरिक रेफरेंस, कैटाफोरिक रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस या हिस्टोरिकल रेफरेंस। अच्छा, अब बेसिकली रेफरेंसेस क्या होते हैं मैंने पहले भी डिस्कस किया है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। रेफरेंसेस प्रोनाउंस होते हैं जो कि नाउन का रेफरेंस बयान कर रहे होते हैं। तो अगर नाउन पहले आ जाए और उसका रेफरेंस बाद में आए, यानी कि उसका प्रोनाउन बाद में आए, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस होता है। और अगर ऐसा हो कि प्रोनाउन पहले इस्तेमाल हो सेंटेंस में और उसका जो रेफरेंस है यानी जो उसका नाउन है वो सेंटेंस में बाद में आए, तो इसे कैटाफोरिक रेफरेंस कहते हैं। और अगर जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस में यूज़ हुआ है लेकिन उसका रेफरेंस सेंटेंस में यूज़ नहीं हुआ हुआ, उसे हम एक्सोफोरिक रेफरेंस कहते हैं, जो हमारे इन चारों ऑप्शंस में नहीं है। बाकी हिस्ट्री का रेफरेंस दिया जाए, दैट इज़ हिस्टोरिकल रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस इज़ नॉट दैट मच, कोई ऐसी टर्म नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने गुलरुख को अंडरलाइन किया हुआ है, जो कि नाउन है, तो नाउन को अंडरलाइन करके रेफरेंस पूछा गया है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट लॉजिकल क्वेश्चन, ये लॉजिकली क्वेश्चन गलत है। बहरहाल फेडरल बोर्ड वालों को इसको देखना चाहिए। तो अंडरलाइन पार्ट हर होना चाहिए था, और अगर हर को अंडरलाइन किया जाए तो फिर ये एक एनाफोरिक रेफरेंस बन जाएगा, क्योंकि उसका रेफरेंस जो है पहले आ रहा है और नाउन पहले आ रहा है, और उसका रेफरेंस जो है यानी कि जो उसका प्रोनाउन वो बाद में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस बन जाएगा। Which one of the following sentences contains the transition device of consequence? कॉन्सिक्वेंस नतीजे को बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है, साथ बर्न मिडनाइट ऑयल बट कुडंट गेट एज मैनी मार्क्स एज ही डिज़ायर्ड। तो ये बी ऑप्शन है, हुसनैन वुड हैव अटेंडेड द पार्टी हैड ही बीन इनवाइटेड। सी है जी, रिजल्टेंटली ही वॉन द हार्ट्स ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स। ऑप्शन डी है, इन कंपैरिजन टू इंडिया पाकिस्तान इज़ अ मच मोर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। तो रिजल्टेंटली ऑप्शन सी वाज़े तौर पर बता रहा है आपको कि कॉन्सिक्वेंस का ट्रांजिशन डिवाइस है।
तो नतीजतन कॉन्सिक्वेंस में आएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. Number 4. If a wolf refuses to help its pack hunt, it becomes an outcast and must go on alone. आउटकास्ट का अंडरलाइन मीनिंग बताना है, यानी कि अंडरलाइन वर्ड है ये, तो ये वोकेबलरी बेस्ड आ गया. तो आउटकास्ट, या वैसे इसका अगर तो आपको डिक्शनरी मीनिंग आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पे सेंटेंस भी आपको हेल्प करेगा कि ये कौन सा इसका मीनिंग बन सकता है. इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको आप सेंटेंस पढ़ के हासिल कर सकते हैं. तो चार ऑप्शन जो आपके सामने मौजूद हैं: पैरिया, फेवरेट, मैसेंजर और फाइटर. तो इसमें ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है. पैरिया मतलब कि आउटकास्ट, एग्जाइल, निकाल देना, एक ग्रुप का हिस्सा ना रहना, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट ना रहना. MCQ number 5. The third person omniscient point of view is the most objective and trustworthy because option A, all knowing narrator is telling the story. Option B, the narrator can easily be identified. Option C, the characters appear familiar. Option D, the events are in chronological order. अब पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? ये एक एलिमेंट, जो छः एलिमेंट्स हैं फिक्शन के, उनमें से एक एलिमेंट है पॉइंट ऑफ व्यू. इसको इसके तीन काइंड्स हैं. एक है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, एक है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरा है ऑमनिशेंट पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद ये है कि जो राइटर खुद स्टोरी में मौजूद है, नरेटर खुद स्टोरी में मौजूद है, तो दैट इज़ फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें आई का तस्करा होगा, वी का तस्करा होगा, और का तस्करा होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन बन जाते हैं ना. तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी गई. अच्छा, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी आमतौर पर लिखी ही नहीं जाती, क्योंकि यू तो उसमें हम लॉजिकली यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं. हाँ, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें ही, शी, इट, दे का तस्करा किया जाता है, तो ये आमतौर पर स्टोरीज में हम लोग ऐसे प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो अगर खुद नरेटर मौजूद नहीं है और किसी की कहानी बयान कर रहा है, तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. अब ऑमनिशियंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? ऑमनिशियंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद ये है कि थर्ड पर्सन ऑमनिशियंट, यानी कि द राइटर डिस्क्राइब्स समवन एल्स बट ही लिव्स इन द माइंड एंड थॉट्स ऑफ द करेक्टर. He knows the thinking of the character, and while describing the thinking, thought and personality of the character, he describes each and every details he is thinking. तो इसलिए इसको बोलते हैं omniscient point of view. तो ऑप्शन ए, all knowing narrator is telling the story, ये सबसे ज़्यादा suitable ऑप्शन आपको मिल जाएगी. नंबर 6. As the doctor examined the patient and his reports, signs of worry appeared on his face. From this, we can infer that the patient most probably dash. अब ये inference based है. Going to die, has some serious problem, needs amputation, will take years to recover. वैसे तो चारों ऑप्शंस ये में वैलिड लगती हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस बेस्ड अब देखेंगे तो मोस्ट सूटेबल को आपने देखना होता है. तो अगर तो गोइंग टू डाई की बात होती है, तो फिर तो उसके ऊपर साइंस ऑफ वरी नहीं आने चाहिए. ज़्यादा इससे उसका जो मतलब रिएक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो साइंस ऑफ वरी थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, इसलिए ऑप्शन ए तो बहुत ही मतलब वर्स कंडीशन में आ गई, गोइंग टू डाई. बी है जी, हैज़ सम सीरियस प्रॉब्लम, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है. नीड्स एम्पुटेशन. एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है? जिस्म का किसी हिस्से को काट देना. तो जैसे कि शुगर की वजह से या कुछ किसी बहुत ही बुरी डिजीज़ की वजह से कोई टांग काट दी जाती है, पाँव काट दिया जाता है, या मतलब लड़ाई में किसी ऐसी चीज़ मतलब कि ख़राब हो जाए, फिर उसको काटना पड़ता है, एम्पुटेशन कहते हैं. तो एम्पुटेशन भी यहाँ पे लग सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाता है. विल टेक ईयर्स टू रिकवर, ये ऑप्शन डी भी हमें मतलब अपनी तरफ बुलाता है. वैसे बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन कॉजिंग किस्म का MCQ है. बहरहाल मेरी इसमें ओपिनियन है सम सीरियस प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ज़्यादा सूटेबल है बाकी उस नस्बत. नंबर 7. द ब्राइडल carriage was decorated from stem to stern. The underlying idiomatic expression means all way from front to back.
B. From the front and from the back. C. With sharp and shiny colors. D. In a very simple but impressive way. तो फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न एक ईडियम है और इसका मतलब होता है कि शुरू से लेकर आखिर तक सारा का सारा, यानी कि ऑल द वे फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन है। नंबर 7 MCQ सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एग्जाम्प्लीफाइज द यूज ऑफ ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है। इफ़ टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर ब्रॉट टुगेदर, दो मुतजाद अल्फाज को जब इकट्ठा एक लाइन में लिखा जाता है जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, उनको इकट्ठा लिख दिया जाए तो इस सेंस को हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ये फिगर ऑफ स्पीच है। ऑप्शन है आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू टच माई स्टफ़। इसमें कोई ऑक्सीमोरॉन नहीं है, लेकिन इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँगा। जैसे कि मिलियन टाइम, अ मिलियन टाइम्स, तो ये हाइपरबोली है, ठीक है, ताकि आपको ये भी आइडिया हो जाए कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट किसी पेपर में हाइपरबोली पूछ ले तो आपको आइडिया हो जाए कि ओवर स्टेटमेंट जो है, एक बढ़ा चढ़ा के बयान करना जो होता है, एग्जैजरेट करना जो होता है, इसको हम हाइपरबोली कहते हैं। या हकीकत से बहुत कम करके बयान करना भी हाइपरबोली कहलाता है। तो ये अब कह रहा है जी कि मैंने तुम्हें हज़ार एक मिलियन टाइम 10 लाख दफ़ा बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं करना, तो एक्चुअली क्या गिन के 10 लाख गिने उसने? नहीं, वो बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। इसको हम हाइपरबोली कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीमोरॉन तो नहीं है इसमें ना। जेन्स फेथ इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ रॉक, आपको पता है कि ये सिमिली है, एज का वर्ड यूज़ हुआ। द माउंटेन्स सिंग टुगेदर, आपको पता है कि इसमें पर्सोनिफिकेशन है, सिंगिंग ह्यूमन ट्रेट है। अच्छा, गुड नाइट पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो, आपके सामने ऑक्सीमोरॉन आ गया। स्वीट भी है और सॉरो भी है, तो इसलिए इसको ऑक्सीमोरॉन कहेंगे कि दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे रहती है। A sorrow cannot be sweet, दो opposite words हैं। Number 9, if I were you I would not disrespect my teacher just for asking me to rewrite the assignment. The implied meaning of the sentence is, अब ये भी implied meaning, inferred meaning, logical meaning, ये सारे common sense बेस होते हैं। तो कह रहा है जी कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं तुम्हारे अब टीचर को जो मतलब डिसरिस्पेक्ट ना करता, सिर्फ इस बात पे कि वो कह रहा है कि इसको दोबारा से असाइनमेंट को लिखो। तो क्या मतलब है इसका? आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरली रिस्पेक्टफुल टू माई टीचर, माई टीचर्स आर मोर रिस्पेक्टेबल देन योर्स, टीचर्स शुड डिमांड रिस्पेक्ट, या आई एडवाइज यू नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू योर टीचर्स। अच्छा देखें तो ये ऑलमोस्ट चारों चले जा नहीं तो तीन ऑप्शंस ऐसी हैं जो सूट हो रही हैं, लेकिन बेस्ट सूटेबल जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी लग रही है, आई एडवाइज़ यू नॉट टू बी डिसरिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ऐसा ना करता। तो इसका मतलब है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए अपने टीचर के साथ। ये सिर्फ अपने आप को उसकी जगह पे रख के बात करने का मकसद यही बनता है। नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स बोथ अ फैक्ट एंड एन ओपिनियन। ये भी जी MCQ इस तरह का भी रिपीट होकर आ रहा है। तो फैक्ट क्या होता है? हकीकत को कहते हैं फैक्ट, ऐसी आलमगीरी सच्चाई जिसको सब सच माने वो फैक्ट है। और ओपिनियन क्या है? ज़ाती राय, ठीक है, दैट कैन बी पर्सनल। तो अब आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हैं, आप आसानी पहचान सकते हैं कि एक उसमें फैक्ट होना चाहिए, एक उसमें ओपिनियन होना चाहिए। पढ़ते हैं, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, फैक्ट है। एंड कायद आज़म बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये भी फैक्ट है। तो दो फैक्ट हो गए ना। हमें तो एक ओपिनियन ढूंढनी है उसमें, एक फैक्ट ढूंढना है, किसी एक स्टेटमेंट, दोनों होने चाहिए। मैंगोज आर डिलीशियस बट एप्पल्स आर नॉट, दोनों ओपिनियन है। भाई मेरी ओपिनियन मैं मेरे लिए मैंगोज डिलीशियस हैं और एप्पल्स नहीं हैं, दूसरे के लिए हो सकता है ऐसे उल्ट भी हो जाए। तो ये दोनों ओपिनियन है। द हॉर्स इज़ एन एनिमल, फैक्ट है। ऑन एनिमल राइडिंग विच इज़ एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। अच्छा जी, अब हॉर्स एक एनिमल है, इतना तो पता है, राइडिंग के लिए इस्तेमाल किया था। और ये क्या है? एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, तो ये एक ओपिनियन है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहीं पे ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी के क्यों नहीं है देख लेते हैं। इस्लाम इज़ वन ऑफ द अरबिक रिलीजन्स एंड सो इज़, सॉरी, अब इस्लाम इज़ वन ऑफ द अब्राहमिक रिलीजन्स, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ना, एंड सो इज़ क्रिश्चियनिटी। तो दोनों फैक्ट्स हैं, इस्लाम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मज़हब पे है,
क्रिश्चियनिटी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेसिक जो कॉन्सेप्ट मज़हब के हैं उसी पे बिलीव कर रही है। तो ये दोनों फैक्ट्स हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 11 MCQ, laws were quickly passed so that the child abuse could be checked। तो कौन सा क्लॉज है जी? ये एडवर्बियल क्लॉज होगा। बड़ा आसान तरीका है, वाई को आंसर कर रहा है। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करने वाला क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होगा। आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं जो मैंने बोला है। नंबर 12, जुपिटर इज डैश द सोलर सिस्टम इन द सोलर सिस्टम। ऑन, ऑफ और इनटू नहीं होगा। नंबर 13, आई हैव गिवन अप द हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड। द अनलाइन पार्ट इज, क्या है जी? कौन सा फ्रेज है? डैश फ्रेज। तो ये जेरंड फ्रेज है, ऑप्शन डी। बड़ा आसान हो इसको जज करना है कि नून अलिफ ना की सेंस बनाना, अगर उर्दू तर्जमा करें तो यहाँ पे रीडिंग पढ़ना, ऊंची पढ़ना, नून ना की सेंस बना रहा है, इसलिए ये जेरंड है। पार्टिसिपल अगर होता तो ते हुए की सेंस बनाता, ठीक है। और प्रपोजिशन तो है ही नहीं है, क्योंकि इसमें प्रपोजिशन है नहीं, इसलिए ये प्रपोजिशन फ्रेज भी नहीं है। और इन्फिनेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन थी वो पार्टिसिपल और जेरंड में थी, दोनों आईएनजी एंडिंग होते हैं। तो आईएनजी एंडिंग वर्ड है रीडिंग। तो अब इसमें जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आप देखें, उर्दू में तर्जमा करें, अगर ना की सेंस बनाए समझें कि ये जेरंड है, अदरवाइज पार्टिसिपल होगा। नंबर 14, किरण's belief that she would succeed one day cheered her up। अब यहाँ पे किरण's belief के बाद जो लिखा हुआ है दैट शी वुड सक्सीड वन डे, ये एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्या होता है? जो समथिंग समवन से रिप्लेस हो सके, नाउन वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। तो किरण's बिलीव समथिंग, तो ये यानी कि समथिंग समवन से रिप्लेस भी हो रहा है और साथ में दैट से स्टार्ट भी हो रहा है। इसकी स्टार्टिंग आमतौर पर दैट आता है या इफ़ या वेदर आता है या क्वेश्चन वर्ड आता है। तो ये एक नाउन क्लॉज है। नंबर 15, वन ऑफन आस्क्स डैश व्हाट विल कम नेक्स्ट। किससे कहता है जी? वन, वन के साथ वन सेल्फ ही होना चाहिए, ना हिमसेल्फ आएगा, ना हर सेल्फ आएगा, ना देम सेल्फ आएगा। वन से स्टार्ट किया तो वन के साथ जाएंगे, ठीक है। वन ऑफन आस्क वन सेल्फ, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। MCQ number 16, they asked him how he got injured but he refused to answer। दिस इज़ अ एंड डैश सेंटेंस। हाँ जी, बी इंटरेस्टिंग वन, अक्सर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लें इसको कि क्या है, इंट्रोगेटिव है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो दे आस्क्ड हिम, ये एक मेन क्लॉज है। हाउ ही गेट इंजर्ड, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये किसी भी क्लॉज का पार्ट नहीं बनेगी। ही रिफ्यूज टू आंसर, ये भी एक मेन क्लॉज है। दो मेन क्लॉजेज आ गए, एक एक है दे आस्क्ड हिम और दूसरा है ही रिफ्यूज टू आंसर। तो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, वो है हाउ ही गॉट इंजर्ड। तो दो अगर मेन क्लॉज हों और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो ऐसा सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो ये एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसकी कंप्लीट वीडियो जो इसकी डिटेल के साथ लॉजिक के साथ है वो मैंने अलहदा से बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको हल्का सा एक्सप्लेन किया है। नंबर 17, फातिमा वांटेड टू ओवरकम हर फियर्स। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अ एन डैश इन्फिनेटिव। कौन सा इन्फिनेटिव है जी? है तो इन्फिनेटिव भी, लेकिन कौन सा इन्फिनेटिव? सिंपल है, जेरेंडियल है, बेयर है या स्प्लिट है? तो बेयर इन्फिनेटिव तो वो होता है जी कि जिसमें टू गायब हो जाए, और ये टू तो गायब नहीं हुआ, टू मौजूद है, तो ये सिंपल इन्फिनेटिव है, इसको हम कंप्लीट इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। नंबर 18, डैश मनी आई हैव विल सफाइस फॉर माई प्रेजेंट नीड्स। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल करेक्टली फिल इन द ब्लैंक। आ लिटिल मनी, आ लिटिल मतलब होता है कि थोड़ी सी अमाउंट। अच्छा, एन लिटिल आएगा ही नहीं। द लिटिल, यहाँ पे द लिटिल मनी आई हैव विल सफाइस फॉर माई प्रेजेंट नीड्स, मतलब जो रकम मेरे पास मौजूद है मेरी मौजूदा ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। तो द लिटिल यहाँ पे सूटेबल है, क्योंकि जो रकम,
यानी कि जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं तो फिर उसके लिए द यूज़ करते हैं। और लिटिल अगर सिर्फ लिखा जाए तो ये होता है कि है तो है लेकिन कम है, तो हम यहाँ पे द लिटिल यूज़ करेंगे। Number 19. Which one of the following conditional sentences is correctly structured? Had he been wise, he would not have done such foolish things. यही ऑप्शन ए ठीक है जी, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रही है। थर्ड कंडीशन के लिए लाजमी है कि जो कंडीशन क्लॉज है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ हो, तो हैड ही बीन ये पास्ट परफेक्ट है। और इसका जो रिजल्ट क्लॉज होगा उसमें वुड और हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ये भी उसमें मौजूद है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी कैसे गलत है मैं बताता हूँ। हैड ही बीन वाइज, अच्छा ही वुड नॉट डू सच फुलिश थिंग्स, तो इसका जो रिजल्ट क्लॉज है इसमें वुड के साथ वो फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ये थर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही। और ऑप्शन सी है वर ही वाइज ही वुड नॉट हैव, तो ये इसका कंडीशन क्लॉज जो है वो सेकंड कंडीशन वाला है, लेकिन जो रिजल्ट क्लॉज है वो थर्ड कंडीशन वाला है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है वॉज ही वॉइस ही वुड नॉट हैव डन, तो इसमें भी यही मिस्टेक है। एक तो वॉज ही वाइज जो है वो नहीं आ रहा, कंडीशन क्लॉज ही नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन ए ही ठीक ऑप्शन है। और लास्ट वन है जी कि आई कंसिडर मुनीब माई बेस्ट फ्रेंड, द वर्ब यूज इन दिस सेंटेंस इज मोनोट्रांसटिव, डाईट्रांसटिव, ट्राईट्रांसटिव या इन ट्रांसटिव। तो देखें जी, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक मौजूद है तो ये मोनोट्रांसटिव होता है, अगर दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं तो वो डाईट्रांसटिव होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मौजूद होता है तो उसको हम कॉम्प्लेक्स ट्रांसटिव कहते हैं। और अगर दो यानी कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हों और साथ में एक प्रपोजिशन फ्रेज आ जाए तो उसको हम ट्राई ट्रांसटिव वर्ब कहेंगे। तो यहाँ पे तो आपके सामने आई कंसिडर मुनीब, मुनीब ऑब्जेक्ट हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसटिव वर्ब बन रहा है। चारों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन फिर भी अगर इन चार ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें फिर हम कह सकते हैं जी मोनो ट्रांसटिव है या फिर ट्रांसटिव वर्ब है, दोनों ठीक हैं। बहरहाल मोनो ट्रांसटिव इसलिए ठीक है कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें क्या है जी मुनीब एक ऑब्जेक्ट है तो इसलिए मोनो ट्रांसटिव है। बहरहाल मैंने आपको डिटेल बता दी, अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो मोनो ट्रांसटिव, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब इसमें एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं तो फिर ऐसा वर्ब जो है उसको हम डायरेक्ट ट्रांसटिव कहेंगे। और अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ प्रपोजिशन फ्रेज भी वहाँ फिक्स कर दें तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांसटिव। तो यहाँ पे अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है और साथ में ऑब्जेक्ट का वो भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है, इसलिए इसका राइट आंसर कॉम्प्लेक्स ट्रांसटिव है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा।